मानसून के दिन है और देश के कई इलाके इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा हुआ है। सिवनी में, मध्य प्रदेश के सिवनी के सुनवारा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बना एक पुल पानी में बह गया। इस पुल को महीने भर पहले ही लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन अभी होना बाकी था। पुल टूट जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आगे भी करना पड़ेगा। ये पुल वैनगंगा नदी पर बना था। अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात कई इलाकों में काफ़ी बिगड़ गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लोग फंसे हुए हैं। सीहोर में सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए बाढ़ में फंसे 20 से 25 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इनमें कई बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे शामिल थे और ये सभी एक खेत में फंस गए थे जहां चारों ओर पानी भर गया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आज सुबह से वायुसेना यहां राहत अभियान में जुटी हुई है। वायुसेना की ओर से 5 हेलीकॉप्टर इस काम में लगे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद अब राहत और बचाव का काम के लिए सेना को बुलाया गया है। यहां तवा बांध के गेट खोले जाने के बाद हालात और खराब हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई गांव इन निचले इलाकों में आते हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। होशंगाबाद में 164 बाढ़ प्रभावित गांवों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया है। होशंगाबाद में भी एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के अभियान में जुटी हुई है। यहां कल रात भर चले राहत अभियान में 12 लोगों को बचाया गया, निकाला गया, सुरक्षित जगहों तक उन्हें पहुंचाया गया है। संजय नगर इलाके से 370 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा नरसिंहपुर और सीहोर में भी एनडीआरएफ की टीम राहत काम में जुटी हुई है। और लगातार बारिश की वजह से भोपाल के चिरायू अस्पताल में भी पानी अंदर घुसाया। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज इन दिनों चल रहा है। राजधानी के बड़े तालाब का पानी ओवरफ्लो होने से अस्पताल तक पानी घुसाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी अस्पताल में कोरोना का अपना इलाज करवाया था। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी लगातार रुक रुक कर बारिश होने से हालात खराब हो गए हैं। जिले के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी आ गया है और लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं या फिर अपने घरों की ऊपरी मंजिल पर किसी तरह से समय बिता रहे हैं। 200 से अधिक गांवों का संपर्क यहां कट गया है मुख्य मार्गों से और कई रास्ते बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से बात कर उन्हें बाढ़ के हालात की जानकारी दी। उन्होंने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासन से पूरी कहा कि किसी का जान का नुकसान ना हो, जितना कम से कम नुकसान हो जान माल का वो कोशिश की जाए। प्रदेश के 411 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 8000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। राहत की बात फिलहाल ये है कि अभी बारिश का पानी थमा है। बांध से भी जैसा मैंने बताया तवा से डिस्चार्ज कम किया है, इसलिए धीरे धीरे पानी अभी नीचे आ रहा है। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बारिश फिर हो सकती है। कोशिश भरसक यही है कि इस तबाही से हम लोगों को निकालें, पहले पानी उतरे, लोग डूब ना पाए, बचें। राहत शिविरों में व्यवस्था ठीक करें कोरोना को ध्यान में रखते हुए, और बाद में फिर व्यवस्थापन के काम को हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। फसलें भी व्यापक पैमाने पर खराब हुई हैं, तो उसमें भी किसानों को राहत देने के काम का प्रारंभ किया जाएगा। उधर ओडिशा में भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी जो है वो उसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ के जाजपुर में ब्राह्मणी नदी की एक धार में बहे एक युवक को घंटों की मशक्कत के बाद बचाया जा सका। 18 साल का चंदन बेहड़ा काफ़ी दूर तक बहने के बाद एक पेड़ के सहारे अटका हुआ था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रात 9 बजे बचाव अभियान शुरू किया और काफ़ी देर बाद उन्हें कामयाबी मिल गई।
ओडिशा के ही कटक में महानदी उफान पर है। महानदी पर हीराकुंड डैम के 64 में से 44 गेट खोलने के बाद ये हालात बने हैं। ये डैम संबलपुर में है जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। गेट खोले जाने के बाद बांध के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ से हालात खराब हैं। जाजपुर के पंसा पंचायत में एक दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। एक अलग थलग पड़ गए गांव से एक गर्भवती महिला समेत कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और ब्राह्मणी नदी का जलस्तर बढ़ने से और बहाव काफी तेज होने से रसूलपुर ब्लॉक में एक 2 मंजिला इमारत बह गई। बाढ़ से जाजपुर, बिंझरपुर, दशरथपुर, बारी, रसूलपुर और धर्मशाला के 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 45 पंचायतों के करीब 85 गांव पिछले 2 दिन से मुख्य मार्गों से कट गए हैं। और ये तस्वीरें महाराष्ट्र में नागपुर से हैं। यहाँ के भी कई ग्रामीण इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों और तालाबों का पानी भर गया है। कई ग्रामीण इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। गांव के मकान, सड़क और स्कूल भी इससे प्रभावित हैं और जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले जवान प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर आज सुबह उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर उनके घर पहुंचा। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के काफी लोग वहां पहुंचे। पार्थिव शरीर पर लोगों ने फूल बरसाए। मंत्रियों और एसएसपी ने उनके शव को कंधा दिया। अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ कई अन्य मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। झीरम हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर राजनीति भी अपनी चरम पर है। कांग्रेस पहले से ही एनआईए की जांच पर सवाल उठाती रही है। झीरम कांड की एसआईटी जांच के लिए दरभा थाने में अर्जी दी गई। एनआईए ने अलग से जांच से इनकार किया तो सरकार ने जांच एसआईटी को सौंप दी। बस्तर जिले की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। एनआईए ने मामले की जांच की, लेकिन 7 साल बाद अब राज्य की एसआईटी नए सवालों के जवाब ढूंढ रही है। 25 मई 2013 को जो घटना हुआ है, उस घटना में जो भी व्यक्ति उस समय प्रत्यक्ष रूप से जो घटनास्थल में उपस्थित थे, उन लोग सबसे संपर्क करके उनके बयान दर्ज करने के लिए अभी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वो घटना की एक चीज़ जोड़ सकता है और उसी हिसाब से आगे प्रकरण बढ़ सकता है। और उस समय जो घायल थे, ये सुरक्षा में जो हमारा अधिकारी कर्मचारी तैनात थे और भी अन्य जो व्यक्ति जो उस समय घटना स्थल में उपस्थित थे, उन सबका बयान ली जा रही है। और यदि किसी भी गवाह का यदि सुरक्षा के विषय को लेकर यदि कोई किसी प्रकार की चिंता है, और स्थानीय पुलिस उसका परीक्षण करेगी और उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगा। नए सबूतों की तलाश में मलकीत सिंह जैसे पुराने गवाहों को लेकर एक बार फिर घटनास्थल पर जाया जा रहा है, बयान लिए जा रहे हैं। हमें एनआईए की जांच पे बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है और वो जांच को हम सरे से निकार देते हैं। हमारे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो शुरू से जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब से उन्होंने इस चीज़ों में बहुत गंभीरता से लिया है। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद एसआईटी का गठन किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता जी प्रमुख भूमिका में थे। मैं चाहता हूं उनको खुद सामने आकर नार्कोटेक्ट की मांग करनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और सभी के लोगों के जो अभिमत हैं वो अलग अलग आ रहे हैं और लोग किस तरीके से तथ्यों को छुपा रहे हैं, इस पर भी उनको जाना चाहिए। मैं तो उस था नहीं, लेकिन यदि इतनी बड़ी घटना है और हमारे कांग्रेस के पूरे लोग मारे गए, तो शहीद हुए, तो ये कहीं ना कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पर निर्णय लेकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, किसी के कहने पर नहीं बल्कि स्वस्फूर्त। 25 मई 2013 को झीरम हमला हुआ था,
26 मई 2013 दरभा में हमले के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी। 27 मई 2013 को मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 24 सितंबर 2014 को एनआईए ने चार्जशीट दायर की। 88 नक्सलियों को घटना में शामिल बताते हुए 9 के खिलाफ नामजद चार्जशीट पेश की गई थी। 2 जनवरी 2019 को भूपेश बघेल सरकार ने 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। 25 मई 2020 झीरम पीड़ितों की शिकायत पर दरभा में नई एफआईआर दर्ज हुई। जगदलपुर से विकास और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।